हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपने हर वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक थ्योरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं सीडीपी के। तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी इसमें रहेगा टॉपिक 4। कल हमने की थी मॉक टेस्ट की वीडियो। आज हम करेंगे थ्योरी की टॉपिक नंबर 4 की ये वीडियो, जिसमें कि हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी हैं और उन थ्योरी के अंदर कितने स्टेजेस हैं, और फिर लास्ट में हम इन शॉर्ट में जानेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपने वीडियो, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 4। सबसे पहले आप देख लीजिए जीन पियाजे जी को। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉग्निटिव, जो कि बना है कॉग्निशन से। कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कॉग्निशन से। कॉग्निशन मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञान। तो जो संज्ञान होता है वो किसी भी एक पर्सन का एक ऐसी नॉलेज या एक ऐसा ज्ञान होता है जिसको वह अपने एनवायरनमेंट से ग्रास्प करता है, ग्रहण करता है। ये होता है संज्ञान। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्शन में आता है, और धीरे धीरे जो उसका संज्ञान है, जो उसका कॉग्निशन है, उसकी डेवलपमेंट होती जाती है। तो यही इन्होंने अपनी इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बताया है। और इसी के लिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे स्टडी किया था ह्यूमन के कॉग्निशन के बारे में, तो इसीलिए इनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो इन्होंने दी थी। इसके साथ साथ इन्होंने डेवलपमेंट साइकोलॉजी का इनको जनक भी माना जाता है। फाउंडर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे थ्योरी कंसेप्ट्स पे। तो मेन आइडिया जो इनकी थ्योरी का था वो ये था कि जो चाइल्ड हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपनी नॉलेज को थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एक सेकंड पहले कि पियाजे जी का ये मानना था कि जो बच्चे हैं वो अपने परिवेश, अपने वातावरण से एक्टिवली वो इंटरेक्ट होते हैं और खुद ही वो अपने ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। इसीलिए आगे पियाजे जी बताते हैं कि एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रंस थिंक एंड लर्न एट डिफरेंट एजेस या स्टेजेस। उन्होंने बताया कि कैसे जो बच्चा है वो थिंक करता है, कैसे वो चीज़ों को सीखता है, और कैसे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उसका जो थिंकिंग लेवल है, उसका जो लर्निंग लेवल है वो कैसे कैसे इंक्रीज़ होता है। वो सब इन्होंने अपनी जो कि इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी उसमें बताया है। इसके अलावा देखिए ही बिलीव्ड डैट चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। कि जो बच्चा है वो एक सक्रिय शिक्षार्थी होता है, एक स्टूडेंट होता है, चाइल्ड होता है, जो कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। खुद से ही वो अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज, अपनी कंसेप्ट वो खुद से ही लर्न कर लेता है। ये तो बात थी की आइडियाज़ कि इन्होंने मेन क्या किन बात पे इन्होंने फोकस किया था। तो बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कौन कौन से स्टेजेस बताइए। देखिए इन्होंने ये 4 स्टेजेस बताई हैं। उसमें फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि है 0 से 2 ईयर्स तक। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर्स। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 12। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि है 12 ईयर्स के बाद, या फिर हम कह सकते हैं 12+। तो अब हम इनको करते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल्स में, तो वो जान लेते हैं इनके बारे में। इसके अलावा इस टॉपिक की वीडियो चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यदि आपको इन डेप्थ में जाना है, यहाँ पे हम इन शॉर्ट बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो देखिए सबसे पहले जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें उनका क्या मानना है कि जो 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो लर्न थ्रू सेंसेस और एक्शंस। जो ये बच्चे होते हैं ये अपनी सेंस से, अपने एक्शन से ये सीखते हैं। जैसे जो
जो एक छोटा बेबी होता है वो मतलब सबसे स्टार्टिंग जब वो बर्थ करके आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो धीरे धीरे जैसे वो एनवायरनमेंट में आता है तो वो अपनी सेंसेस से सीखता है, जैसे किसी चीज़ को देख के, सुनकर, उसको टच करके, उसकी स्मेल से, टेस्ट से, इन सब चीज़ों से वो उसको सीखता है। इसके अलावा प्याजा जी ने एक बात कही थी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जो हमारे सेंसेस होती हैं, वो गेट ऑफ लर्निंग है, वो हमारे सीखने के द्वार होती हैं और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम सीखते हैं सबसे पहले। और इसके अलावा इस एज में जो होता है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, वस्तु स्थायित्व इसको कहा कहते हैं। स्टार्टिंग में तो ये नहीं होता है लेकिन 2 ईयर के लास्ट तक आते आते बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व मतलब क्या है कि बच्चा किसी एक चीज़ पे अपनी निगाह टिका लेता है तो वो उस बात को समझ जाता है कि यदि आप कोई चीज़ को छुपा देते हो तो बच्चा उसको ढूंढ के ले आएगा, आपको दे देगा और ढूंढ निकालता है। वो उस चीज़ को जानता है कि हाँ वो वस्तु है, वो वहाँ होती है, तो वो वहाँ से आपको ला के देगा। उसको बात समझ में आ जाती है कि वस्तु स्थायित्व मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके अलावा इस एज में क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो बोलना बच्चा सीखता है। और जो जिसको बच्चा जानता है उनको तो वो इस अच्छे स्माइल के साथ उनसे वो डील करता है, और जिसको वो नहीं जानता है उसको देख के बच्चा चिल्लाता है, क्राई करता है। तो इसमें ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से 7 ईयर्स तक। इसमें जो होता है वो सिंबॉलिक थिंकिंग इसमें होता है। बच्चे जो होते हैं वो प्रतीकात्मक यहाँ पे सोचते हैं, और इसके अलावा इमेजिनेशन बच्चा यहाँ पे करना स्टार्ट कर देता है। और बच्चा इकोसेंट्रिज्म पे भी बात करता है। बच्चा सिर्फ यहाँ पे खुद के बारे में ही बात करता है, वो इकोसेंट्रिक हो जाता है। मतलब क्या है, वो आत्म केंद्रित, वो सिर्फ अपने आप को यहाँ पे तवज्जो देता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपनी ही बातें करता है। दूसरों को वो बहुत ही कम महत्व देता है, और हर बात को वो अपने नज़रिए से ही प्रूव करना चाहेगा कि मैंने कहा है तो ये ठीक है, आप कह रहे हो वो गलत है। वो अपने आप को ही यहाँ पे सबसे ऊपर मानता है। इसके अलावा इसे उसको क्वेश्चनिंग एज भी कहा गया है। बच्चे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपका बिल्कुल दिमाग ख़राब कर देता है क्वेश्चन पूछ पूछ के इस वाली एज में। नेक्स्ट जो एज स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 11 ईयर्स तक। इसमें बच्चा क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग करेगा अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, और कंजर्वेशनल डेवलप हो जाता है यहाँ पे। तो लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ ये बच्चे के सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। बच्चा कंपैरिजन करेगा, डिफरेंस आपको बताएगा, क्वालिटी बताएगा। मतलब हर बच्चा हर चीज़ में आपको यहाँ पे लॉजिकल मतलब पर्सपेक्टिव से बच्चा सोचेगा और वही आपको बताएगा उसके बारे में। और यहाँ पे जो बच्चा है उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे अच्छी हो जाती है, और लैंग्वेज भी बच्चे की यहाँ पे बिल्कुल अच्छी हो जाती है। यहाँ पे बच्चा जो ऊपर बच्चा इकोसेंट्रिक था ना, वो यहाँ से थोड़ा चेंज होकर बच्चा दूसरों को भी महत्व देना स्टार्ट कर देता है इस एज में। ये होगी यहाँ पे थर्ड स्टेज। जो फोर्थ स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 11 ईयर के बाद। तो ये जो एज होती है इसमें एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल रीजनिंग यहाँ पे आ जाती है बच्चे में। मूर्त और काल्पनिक सोच यहाँ पे बच्चे की विकसित हो जाती है। बच्चा तार्किक चिंतन करने लग जाता है इस एज में। जो बच्चे का जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो जाती है, और बच्चा रियलिटी पे बात करता है यहाँ पे कि हाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए, रियलिटी में तो ये है। तो बच्चा यहाँ पे मतलब हाइपोथेटिकली सोचेगा, काल्पनिक बच्चा सोच अपनी लेके चलेगा, सोचने लग जाता है बच्चा ज़्यादा इस वाली एज में। और बच्चा बिल्कुल आपसे लॉजिकल बात करेगा, और जो उसकी लॉजिकल जो उसका माइंड मेकअप होगा वो बिल्कुल अच्छे से हो जाता है इस एज तक आते आते। इसके अलावा ये होगी हमारी 4 स्टेजेस कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, कि इनके थ्योरी की क्या यूजेस हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें बच्चे। जैसे कि प्याजे जी ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, वो अपने नॉलेज को वो खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। बच्चे यदि खुद से काम करेंगे तो वो इजीली सीखेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे। सेकंड है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को कराई जाए कि बच्चे को एक्टिविटी दें, बच्चे खुद से करेंगे तो खुद से सीखेंगे,
तो यहाँ से इन्हीं के थ्योरी से ये बातें निकल के आ रही हैं जो कि एजुकेशन में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिस्पेक्टेड, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसका सम्मान करें, उसको रिस्पेक्ट दें कि हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है, कोई एवरेज है और कोई स्लो लर्नर है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा माइंड में लेके चले। तो ये हमारा हो गया जीन पियाजे जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे मेन आइडिया, मुख्य विचार इनके क्या थे कि मोरल रीजनिंग डेवलप इन स्टेज एज चिल्ड्रन ग्रो, कि जो नैतिक जो सोच है बच्चे की वो एक स्टेजेस में डेवलप होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चे की जो रीजनिंग है वो अच्छी होती जाती है। इसके अलावा इन्होंने एक्सटेंड किया था पियाजे जी के आइडियाज़ को मोरल रीजनिंग के रिगार्डिंग जो भी थे इनके आइडियाज़। इसके अलावा ही बिलीव्ड मोरल थिंकिंग डेवलप स्टेप एंड स्टेप, कि जो मोरल डेवलपमेंट जो होती है, जो मोरल थिंकिंग की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, जिनको हम आगे देखेंगे। इन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट पे हम बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा स्लाइड को सेट कर लेती हूँ। देखिए ये हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल। ये हम नीचे से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्री ऑपरेशनल, जिसमें आगे आएंगी 2 सब स्टेजेस जो कि हैं सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। प्री कन्वेंशनल का जो स्टेज टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 से 7 ईयर्स, और सेकंड है कन्वेंशनल जो कि है 8 से 13 एज। इसमें 2 स्टेजेस आएंगी, लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी एंड गुड बॉय एटीट्यूड। थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल जो कि जिसमें 2 सब स्टेजेस हैं, प्रिंसिपल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा देखिए जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है इसमें मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। इसमें जो मोरल रीजनिंग बच्चे की होती है वो सिर्फ बेस्ड होती है रिवार्ड और पनिशमेंट के ऊपर। सेकंड जो कन्वेंशनल है उसमें मोरल रीजनिंग जो है वो बेस्ड रहेगी एक्सटर्नल इथिक्स के ऊपर, कि बाहर के लोगों के क्या रूल्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चा बात करता है। थर्ड है वो है मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल इथिक्स। बच्चा अपनी खुद की माइंड सेट यहाँ पे बना लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो मोरल रीजनिंग को अपनी को डेवलप करता है। तो टोटल यहाँ पे 6 स्टेजेस हैं जो कि सब स्टेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, मैंने आपको बताया अभी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो देखिए जो फर्स्ट, अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम थोड़ा सा। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, जो कि है 4 से 9 ईयर या 4 से 10 ईयर। थोड़ा सा ईयर का जो इशू है ना वो थोड़ा अप्रोक्स लेके चलना। तो ये सबसे पहले इसको कहेंगे पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, यदि हम हिंदी टर्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है वो है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस, मतलब कि आज्ञा और दंड की अवस्था। इसमें बच्चा क्या होता है, वो दंड से बचने के लिए वो आज्ञाकारिता दिखाता है। ओबे टू अवॉइड पनिशमेंट, मतलब वो ओबे क्यों करता है कि ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। वो सिर्फ इसीलिए मोरल बनने की वो कोशिश करता है, ओबे करता है बड़ों का, ताकि इसलिए कि मम्मी मेरे को डांट ना लगा दे, कहीं मेरे को एक थप्पड़ ना पड़ जाए, इसीलिए बच्चा सिर्फ यहाँ पे ओबे करता है। सॉरी। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, क्या अदला बदली की अवस्था इसको कह सकते हैं, कि राइट एक्शन इज़ व्हाट सेटिस्फाइंग वन ऑन नीड्स, कि सिर्फ वो राइट एक्शन इसलिए करता है ताकि वो सेटिस्फाइड कर सके अपनी खुद की नीड्स को। स्वार्थ आधारित उसके निर्णय होते हैं जो कि सिर्फ उसकी बेसिक नीड्स होती हैं बच्चे की, जो उसकी खुद के लिए सिर्फ वो अपने आप को ही यहाँ पे सेटिस्फाइड करना चाहता है इस वाली एज में। सेकंड जो लेवल है वो ये है कन्वेंशनल मोरलिटी, जो कि है 9 से 13 ईयर्स। इसमें जो फर्स्ट स्टेजेस है वो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें वांट्स टू प्लीज अदर्स एंड बी ए गुड चाइल्ड, कि वो गुड चाइल्ड बनना चाहता है सोसाइटी की नज़र में। वो चाहता है कि जो सामाजिक जो स्वीकृति है की इच्छा है उसकी वो पूरी हो जाए, सब उसको बोले कि ये गुड बॉय है,
या फिर ये गुड गर्ल है, इसलिए वो सिर्फ अच्छे रिलेशन बनाता है अपनी कम्युनिटी के साथ। नेक्स्ट है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कि रिस्पेक्ट करे लॉ एंड अथॉरिटी को, नियम और व्यवस्था का पालन करे। मतलब बच्चा इस एज में बच्चा जो होता है वो थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है कि हाँ मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी अथॉरिटी है, ये लॉ है हमारी सोसाइटी के, तो बच्चा इसको यहाँ पे लेके चलता है और इसका पालन भी करता है। नेक्स्ट है लेवल नंबर 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 13 ईयर प्लस है और इसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर या फिर पश्चात नैतिक काल, जिसमें जो फर्स्ट है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक समझौते की अवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लॉ हैं वो फ्लेक्सिबल हैं इफ़ दे आर सर्व ह्यूमैनिटी। यहाँ पे बच्चे ये मान लेता है कि जो लॉ हैं सोसाइटी के हम उसमें चेंज कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। यदि हमको किसी का मतलब किसी का कुछ काम करना है, किसी की हेल्प करनी है, ह्यूमैनिटी दिखानी है, तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। बच्चा यहाँ पे ये मान लेता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो समझ है, उसको हम चेंज कर सकते हैं यदि हम इंडिविजुअल किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है कि डिसीजंस बेस्ड ऑन इंटरनल मोरल वैल्यूज़, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी यहाँ पे बच्चा लेके चलता है। वो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं उसके मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये थी टोटल 6 स्टेजेस जो कि हमने पढ़ी। तो जान लेते हैं इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट कि मोरल एजुकेशन थ्रू डिस्कशन, कि बच्चों में कैसे आ सकती है मोरल एजुकेशन, तो उसके लिए डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, एनकरेज करे रीजनिंग को, नोट पनिशमेंट को, कि बच्चा जब रीजनिंग कर रहा है, बच्चा लॉजिक दे रहा है, बच्चा आपके साथ तर्क वितर्क कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको आप एनकरेज करो, ना कि आप उसको पनिशमेंट करोगे। मोरल डायलेमास एंड डिस्कशंस, जो नैतिक जो मोरल प्रॉब्लम्स हैं तो उन सब पे डिस्कशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट ये वही है, प्रमोट रीजनिंग को प्रमोट करे और द पनिशमेंट को नहीं, रीजनिंग को प्रमोट करे। नेक्स्ट है एनकरेज एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, कि जो सहानुभूति और दृष्टिकोण है उसको समझना चाहिए। एनकरेज करे टीचर एम्पैथी को, और पर्सपेक्टिव जो बच्चा सोच रहा है, जिस वाले एंगल से बच्चा सोच रहा है, उन सब बातों को भी टीचर को एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप मोरल एजुकेशन थ्रू एग्जाम्पल, स्टोरी एंड डिबेट, जो टीचर है वो बच्चों को मोरल एजुकेशन दे, डेवलप करे बच्चों में। कैसे कर सकते हैं, उनको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दें, स्टोरी सुनाएं, डिबेट कराएं, इन सब का यूज़ करके टीचर बच्चों में मोरल एजुकेशन डेवलप कर सकता है ईजिली। तो नेक्स्ट है हमारा लेव वाइगोत्स्की जी, सोशल कल्चरल थ्योरी। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने सिद्धांत दिया था सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका जो मेन आइडिया क्या था वो ये था कि कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑक्योर थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर, कि जो बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो समाज और संस्कृति दोनों के माध्यम से होता है। जिन पाजी जी मानते थे ना कि वो हमारे समाज से होता है, हमारे सेंसेस से होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो समाज और संस्कृति दोनों से ही होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा लर्निंग ओक्यो थ्रू इंटरेक्शन विद अदर, कि बच्चा जब इंटरेक्शन करता है औरों से तब बच्चा सीखता है, ये बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट से इन्होंने कहा कि सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट शेप ए चाइल्ड लर्निंग, कि जो हमारा सोशल और कल्चरल जो हमारा एनवायरनमेंट है वही एक बच्चे की लर्निंग को शेप देता है। इसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ की टर्म्स यूज़ किए थे लेव वाइगोत्स्की जी ने, आपको विजिबल होगा अच्छे से। सबसे पहले इन्होंने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, देन स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO, और लास्ट इन्होंने बताया सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो इन सब के बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से एक एक करके। तो सबसे पहले जो इन्होंने बताया वो बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस बारे में हम 2-3 बार बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंस होता है एक, कि व्हाट ए चाइल्ड कैन डू अलोन, कि बच्चा क्या अकेला कर सकता है, एक बच्चा है वो क्या अकेला कर सकता है। और दूसरा व्हाट कैन बी डन विद अदर हेल्प, यदि उसकी किसी ने हेल्प की है। मान लीजिए बच्चे को जैसे सिंगिंग सीखनी थी, तो बच्चा अकेला कितना सिंगिंग कर पाता, क्या वो अच्छे से कर पाता। सेकंड है, उसने किसी से सीखा, कोई म्यूजिशियन था उसने उसे सीख लिया तो बच्चे को आ गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, डेट इज़ जेड पी डी, यही डिफरेंस जो है वो जेड पी डी है। सेकंड जो इन्होंने बताया वो बताया स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग मतलब क्या, कि जो एक बड़ा इंसान सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो बड़ा इंसान कोई टीचर हो, कोई मदर हो, कोई एडल्ट हो, यदि वो किसी को हेल्प कर रहा है कुछ सीखने के लिए, एक सहारा दे रहा है, तो उसी को कहेंगे स्केप फोल्डिंग। मान लीजिए आप अपने बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हो, तो आप पीछे से साइकिल को पकड़ लेते हो ना कि बच्चे का बैलेंस बन जाए, तो आप वहाँ पे बच्चे को क्या दे रहे हो, स्केप फोल्डिंग दे रहे हो, सहारा दे रहे हो। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज हेल्प इन थिंकिंग एंड लर्निंग। वाइगोत्स्की जी का ये मानना था कि जो लैंग्वेज है वो हेल्प करती है थिंकिंग में और लर्निंग में, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है लैंग्वेज का। देखिए इस बात तो आप ये इस चीज़ को तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि हम बोलेंगे नहीं, यदि हम सुनेंगे नहीं लैंग्वेज को, तो हमारे माइंड में थॉट्स कहाँ से आएंगे। जिस बच्चे को लैंग्वेज आती ही नहीं है तो उसके माइंड में थॉट्स कहाँ से, विचार तो आएंगे ही नहीं, तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो लैंग्वेज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी थिंकिंग के लिए, हमारी लर्निंग के लिए, हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए हमको लैंग्वेज की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है इनकी, देखिए एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की यदि हम बात करें तो इनकी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सहयोगात्मक शिक्षण के बारे में ये बात करते हैं कि इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाया जाए, कोलैब करके बच्चे पढ़े, इकट्ठे बच्चों को बिठा दिया जाए, बच्चे खुद से ही सीख लेंगे। टीचर एज ए गाइड, टीचर काम करे सिर्फ एज ए गाइड के रूप में, बच्चे सारा काम खुद ही करेंगे। यूज़ ऑफ पीयर इंट्रैक्शन पे भी ये फोकस करते हैं कि यदि बच्चे इकट्ठा ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी बच्चे करेंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख जाएंगे। ये इन्होंने बताया और इन सब को हम यूज़ करते हैं इनकी थ्योरी को अपने आज के टाइम में एजुकेशन में। नेक्स्ट है, देखिए अब हम बात करते हैं, इन शॉर्ट में हम इनके कंसेप्ट को जान लेते हैं। अभी मैंने आपको तीनों को थ्योरी कराई अच्छे से, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम करते हैं इन तीनों की थ्योरी को एज ए कंपैरिजन टेबल के रूप में। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है फोकस एरिया, कि किस बात पे फोकस करते हैं पियाजे जी, कोलबर्ग जी और वाइगोत्स्की जी। तो देखिए पियाजे जी बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। कोलबर्ग जी बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो नैतिक विकास के बारे में ये बात करते हैं। वाइगोत्स्की जी बात करते हैं सोशल कल्चरल लर्निंग के बारे में। इनके जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर इफेक्ट पड़ता है हमारी सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट का, ये इनका मानना था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, वो यहाँ पे है कि नेचर ऑफ लर्निंग, सीखने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है। तो प्याजा जी ने कहा कि इंडिविजुअल सेल्फ और डिस्कवरी, बच्चा जो है वो खुद के अनुभव से सीखेगा, इंडिविजुअली वो सीखेगा, ये प्याजा जी का मानना था। क्योंकि ये मानते थे ना कि हम अपने सेंसेस ऑर्गन से सीखते हैं, इसी वजह से। लेकिन जो वाइगोत्स्की जी हैं उनका मानना था कि मोरल और वैल्यू बेस्ड ऑन जो लर्निंग है वो मोरल वैल्यू पे बेस्ड होती है। इसके अलावा एक मिनट रुकिए, सॉरी ये बीच वाला कोलबर्ग जी हैं, मैंने यहाँ पे वाइगोत्स्की बोल दिया था बाय मिस्टेक। तो वाइगोत्स्की जी का तो यहाँ है ना, वाइगोत्स्की जी ने ये कहा था कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो बेस्ड रहता है लर्निंग के लिए, सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स। प्याजा जी ये मानते थे कि जो रोल है सोशल फैक्टर्स का वो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, सोशल फैक्टर इतना इतना इम्पैक्ट नहीं करता है लर्निंग को। और कोलबर्ग जी ये कहते थे कि हेल्प करता है मोरल ग्रोथ में कौन, सोशल फैक्टर। और वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि सेंट्रल रोल रहता है सोसाइटी और कल्चर का लर्निंग के लिए। यदि हमको
लर्न करना है तो सोसाइटी का और कल्चर का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है, और यही इम्पैक्ट बच्चे को एक अच्छा सोशल और मोरल इंसान बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रोल ऑफ लैंग्वेज। तो रोल ऑफ लैंग्वेज में प्याजे जी बोलते हैं थॉट्स कम बिफोर लैंग्वेज। इनका मानना था कि जो थॉट्स हैं वो लैंग्वेज से पहले आ जाते हैं, लेकिन कोलबर्ग जी ने कहा कि ये रोल ऑफ लैंग्वेज हेल्प करती है एक्सप्रेस करने में मोरल आइडियाज़ को। ये हेल्प करेगी यदि हमको कोई मोरल आइडिया आ रहा है तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस आवर मोरल आइडियाज़। और वैगोस्की जी ने कहा कि लैंग्वेज हेल्प थिंकिंग एंड लर्निंग। जो लैंग्वेज है वो हमारी हेल्प करती है थिंकिंग करने के लिए और लर्निंग करने के लिए। यदि लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कैसे सोचेंगे, कैसे सीखेंगे, हम कैसे हम दूसरों को बताएंगे, कैसे हम अपने व्यूज़ लेके आएंगे माइंड में। तो ये सब इन्होंने बताया रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, जिसमें की बात करेंगे हम इनके स्टेजेस के बारे में। तो प्याजे जी ने बताई थी 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमने ऊपर करी। और कोलबर्ग जी ने बताए 3 लेवल्स, जिसमें कि टोटल 6 स्टेजेस थी मोरल डेवलपमेंट की। लेकिन वाइगोस्की जी ने कोई फिक्स स्टेजेस नहीं बताई। इन्होंने कहा है कि जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, बच्चा लगातार करता चला जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, रोल ऑफ टीचर। कि टीचर का क्या रोल होता है लर्निंग के टाइम पे। तो प्याजे जी ने कहा कि गाइड होता है, प्रोवाइड्स एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी देता है बच्चों को, गाइड करता है, इतना ही रोल है टीचर का। कोलबर्ग जी ने कहा कि मोरल गाइड होते हैं टीचर जो होते हैं, क्योंकि ये मोरल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कोलबर्ग जी, इस वजह से आपको यहाँ पे मोरल वर्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड, डिस्कशन लीडर्स के बारे में भी बात करते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनमें से उनसे आप डिस्कशन कराइए, उनमें एक लीडर भी आप सिलेक्ट कीजिए। बच्चा यदि डिस्कशन से सीखेगा तो वो इजीली लर्न कर जाएगा चीज़ को। वाइगोस्की जी ने कहा कि जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है, वो स्कोर फोल्डिंग देता है बच्चों को। सहयोगी मार्गदर्शक होता है, जो एक टीचर होता है वो सहारा देता है बच्चों को सीखने के लिए। ये कहा वाइगोस्की जी ने। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, टाइप्स ऑफ लर्निंग। कि क्या टाइप बताए हैं कि लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो प्याजे जी ने बताया वो उन्होंने कहा कि जो नॉलेज होती है उसका यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन होती है नॉलेज की, सिर्फ एक ही इंसान सीखता है। और कोलबर्ग जी ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ मोरल जजमेंट, नैतिक विकास जो है वो उसकी क्षमता का विकास होता है नैतिक निर्णय के बेस पे, मोरल जजमेंट के बेस पे। और थर्ड, वाइगोस्की जी ने कहा सोशल मीडिएट लर्निंग, जो सामाजिक रूप से मध्यस्थित अधिगम होता है। सोशल जो होता है वो मीडिएट का काम करता है लर्निंग के लिए, जो हमारी सोसाइटी होती है वो। नेक्स्ट है की टर्म्स कौन कौन से यूज़ किए यहाँ पे, उसके बारे में बात है। तो सबसे पहले प्याजे जी ने यूज़ किया असिमुलेशन। असिमुलेशन को कहते हैं समावेशन। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपको उसको सोल्व करना है, तो आपके कुछ पहले के एक्सपीरियंस रहे होंगे, आपके कुछ थॉट्स होंगे, तो आप उसको सोल्व करने के लिए आप कुछ सहारा ले रहे हो अपनी बातों का। तो ये सब सारा आ जाता है समावेशन में, असिमुलेशन में। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है कि आपके जो पहले से एक्सपीरियंस थे, जो आपके थिंकिंग थी, जो आपका पर्सपेक्टिव था, आप उसमें चेंज ला रहे हो एक नई सिचुएशन में, एक नए एनवायरनमेंट में। कहे तो हिंदी टर्म में बोले तो समायोजन करने के लिए। मान लीजिए मतलब आपका माइंड सेट ये था कि मेरे को पार्टीज़ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका दोस्त आपको ले गया, मतलब मान लीजिए कि आपको पार्टी में ले गया आपका दोस्त, तो आपका माइंड में पहले से ये एक्सपीरियंस था कि पार्टी में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कि ना आप चले गए। चले जाने के बाद आपने अपने माइंड को थोड़ा मेकअप किया कि नहीं आ गए तो ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं। तो मतलब क्या है कहने का कि आपके माइंड में पहले से एक्सपीरियंस था कि पार्टी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक नई सिचुएशन आ गई, एक नई कंडीशन आ गई, तो आपने वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट कर लिया, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, समायोजित कर लिया।
तो इसी को कहा जाता है अकोमोडेशन, अपने आप को समायोजित कर लेना एक नई परिस्थिति में, एक नई स्थिति में। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म इन्होंने बोली वो बोली इक्विलिब्रेशन, संतुलन। इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों कंडीशन है ना, इनके बीच में जो इमीडिएट का काम जो करता है वो सारा इक्विलिब्रियम का होता है, संतुलन का होता है। इसके अलावा कोलबर्ग जी ने यूज़ की मोरल डेलिमा, जस्टिस एंड रीजनिंग, कि जस्टिस न्याय की बात ये करते हैं, तर्कशीलता बच्चा कैसे मतलब तर्क करता है, और जो मोरल डेलिमा होता है, नैतिक जो दुविधाएं होती हैं उनके बारे में ये बात करते हैं। वाइगोस्की ने जड़ पीढ़ी मैंने आपको बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्के फोल्डिंग सहारा, एम को मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार व्यक्ति, ये टर्म इन्होंने यूज़ की। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे हमने बात की थी। प्याजी जी ने कहा एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, गतिविधि आधारित जो हमारी टीचिंग है वो होनी चाहिए, और मोरल रीजनिंग वाया स्टोरी एंड डिस्कशंस, ये कही कोलबर्ग ने कि कहानियों और डिस्कशन से बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चा इजीली सीख जाएगा। और वाइगोस्की जी ने कहा कि ग्रुप लर्निंग, पीयर हेल्प, टीचर सपोर्ट्स, कि तीन चीज़ें पर इन्होंने बात की। ग्रुप लर्निंग बच्चा ग्रुप में सीखे, और पीयर्स ग्रुप की हेल्प से सीखे, और टीचर का उसको सपोर्ट मिले। 10th जो पॉइंट है वो है व्यू ऑफ चाइल्ड, कि एक चाइल्ड का क्या है, एक बच्चे की दृष्टि क्या कहती है। लिटिल साइंटिस्ट एक्सप्लोर एंड कंस्ट्रक्ट, कि छोटा जो वैज्ञानिक है वो खोजता है और सीखता है। ये मानना था प्याजे जी का कि एक बच्चा जो होता है वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, वो खुद से एक्सप्लोर कर सकता है, वो खुद से अपनी नॉलेज को बना लेगा, ऐसा मानना था जीन प्याजे जी का। सेकंड है कोलबर्ग जी ने क्या कहा कि मोरल थिंकर्स डेवलप सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि जो एक मोरल थिंकर जो एक बच्चा होता है वो उसमें खुद से सेंस डेवलप हो जाती है राइट और रॉन्ग की, कि क्या सही है और क्या गलत है। वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा कि सोशल लर्नर्स लर्न थ्रू इंटरेक्शन, जो सामाजिक जो लर्नर्स होते हैं वो इंटरेक्शन करके अपने आप ही सीख लेंगे सारी बातों को, हर चीज़ की वो लर्निंग कर लेते हैं खुद से ही। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो आज हमने किए 3 थ्योरिस्ट, जीन प्याजे जी, कोलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की। पहले हमने जाना इनकी थ्योरी के बारे में कि इनका मेन आइडिया क्या था थ्योरी का, कौन कौन से इन्होंने स्टेजेस दी हैं, इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। देन मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स लेके आपको इन तीनों थ्योरी को इन शॉर्ट में डिफाइन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा आपको। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसके अलावा भी यदि आप कोई चेंज चाहते हो इस वीडियो की सीरीज़ में, थ्योरी सीरीज़ में, तो यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और इसके अलावा यदि कोई सजेशन है आप देना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और इसके अलावा जो कल की वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे मॉक टेस्ट, उसकी भी सीरीज़ जैसे कि आप जानते हो स्टार्ट है, डेली अल्टरनेट डे में चल रही हैं। एक दिन थ्योरी करते हैं हम, एक दिन हम मॉक टेस्ट करते हैं। तो आई होप कि आपके लिए अच्छी रही हो वीडियो और आपके काम आए। और यदि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।